नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों देखिएगा, इतिहास की क्लास के बारे में हम पढ़ रहे थे और इतिहास के अंदर मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। मध्यकालीन भारत के इतिहास में सबसे पहला टॉपिक मैंने लिखा था कि सल्तनत काल भारत के इतिहास के स्रोतों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम पहले चैप्टर पर बात कर लेते हैं कि सल्तनत काल में भारतीय इतिहास के स्रोत क्या क्या रहे हैं, उनके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक आप लोग लिखिएगा, यानी कि पहला लेसन आप लिख सकते हैं इसको, या फिर पहला टॉपिक आप इसको लिख सकते हैं, जिसके अंदर हम बात करेंगे सल्तनत कालीन, यानी कि सल्तनत कालीन भारतीय मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए जो स्रोत है, यानी कि भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भारतीय इतिहास के मुख्य स्रोतों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। देखिएगा, स्रोतों के अंतर्गत आप सभी को पता होगा कि स्रोत क्या होते हैं। स्रोत उन चीजों को कहा जाता है बेटा जिसके अंदर किसी भी चीज की जानकारी मिलती हो। तो मध्यकाल के अंदर जो है, मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंदर ये युग आता है, जो पर्टिकुलर युग जो शुरुआत में होती है, यानी कि शुरुआत कहां से होती है, तो मध्यकालीन भारत के इतिहास की शुरुआत ही सल्तनत काल से होती है। तो सल्तनत काल के बारे में जानकारी किन चीजों से मिलती है, उनके बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। सल्तनत कालीन भारतीय इतिहास के बारे में आप लोगों को पता होगा कि भारतीय इतिहास के स्रोत क्या रहे हैं। उनके अंदर आपको सबसे मुख्य बात यह है कि ग्रंथ मुख्य रूप से क्या रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मुख्य रूप से ग्रंथ उस समय के क्या रहे हैं, इतिहास के स्रोत रहे हैं। मैं ग्रंथों का नाम लिखवाता चलूंगा, साथ ही में उनके राइटर्स के नाम भी, यानी कि लेखकों के नाम भी मैं आप लोगों को लिखवाता चलूंगा, और साथ ही में कुछ डिटेल्स भी मैं आप लोगों को उसके साथ साथ देता चलूंगा। ठीक है, आप लोग अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आपको नोट्स जो है उसके माध्यम से जब नोट्स आपको मिलेंगे तो उसके अंदर आप लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहला ग्रंथ जो है आपका मिला है, उसका नाम है बेटा चचनामा। चचनामा की बात करें तो चचनामा एक ग्रंथ है जिसके अंदर किसके बारे में जानकारी मिलती है, तो उसके बारे में लिखेंगे। चचनामा सबसे पहले लिखा किसने था, ग्रंथ लिखे गए थे, यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास में जिस प्रकार से हम ग्रंथ पढ़ते हैं, धर्म पढ़ते हैं, साक्ष्य पढ़ते हैं, स्रोत पढ़ते हैं, तो उन स्रोतों के अंतर्गत जिस प्रकार से जानकारी मिलती है उसी के आधार पर इतिहासकार इतिहास लिखते हैं। लेकिन मध्यकालीन भारत के इतिहास में ऐसा नहीं था। मध्यकालीन भारत के इतिहास में ऐसा था कि ग्रंथ लिखे गए थे, हर शासक के समय के ग्रंथ लिखे गए थे। उन ग्रंथों के माध्यम से ही इतिहासकारों ने क्या किया है, उन ग्रंथों के अंदर से ही इतिहास को कॉपी किया है, और कॉपी कर पेस्ट कर दिया और उसको मध्यकालीन भारत का इतिहास नाम दे दिया। ठीक है, ये कहानी रही है इनकी। चलो, तो देखिएगा, ये ग्रंथ अरबी भाषा में, ये ग्रंथ अरब का, लिखिएगा, ये ग्रंथ अरब का सिंध विजय का इतिहास है। सिंध विजय का इतिहास है और अरबी भाषा में लिखा गया है। ये ग्रंथ अरबी भाषा में लिखा गया है और अरब के, यानी कि सिंध और विजयों का इतिहास है। सिंधी विजय के जो इतिहास है वो इसी इतिहास के अंदर, यानी कि इसी ग्रंथ के अंदर रचित है। ये अरब भाषा में लिखा गया है। पारसी में अनुवाद किया गया था मोहम्मद अली खफूर के द्वारा। मोहम्मद अली खफूर के द्वारा जो है इसका किसमें अनुवाद किया गया था बेटा, पारसी के अंदर इसका अनुवाद किया गया था मोहम्मद अली खफूर के द्वारा। ठीक है, आगे लिखिएगा, इस ग्रंथ को जो है तारीख हिंद व सिंध के नाम से भी जानते हैं। इस ग्रंथ को जो है बेटा किसके नाम से, तारीखे का मतलब ये उर्दू का शब्द है, तारीख हिंद व सिंध के नाम से भी इसको जाना जाता है। देखिए बेटा, तारीख हिंद व सिंध का नाम मतलब, इसका मतलब क्या होता है, तारीख यानी कि इतिहास, यानी कि हिंद व सिंधु का, यानी कि हिंदू व सिंधु का, यानी कि सिंधु नदी की सभ्यताओं की बात की जा रही है, तो उस समय का वहां का इतिहास की बात की जा रही है। तो हिंदुत्व का और सिंधु का मध्य में जो वार्तालाप होता है, या फिर जो भी युद्ध होते हैं, जो भी वहां पर रहने वाले व्यक्ति होते हैं, उनका इतिहास जो लिखा गया बेटा, उसको तारीख हिंद व सिंध के नाम से जानते हैं। और मुख्य रूप से इसका स्रोत मिलता है जो कि चचनामे के अंदर इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, ये ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है, तो ये लिखा गया है अरबी भाषा के अंदर। चलिएगा आगे चलते हैं। इसके बाद में देखिएगा, दूसरा आपका ग्रंथ लिखा गया है जिसको तारीख सिंध के नाम से जानते हैं। बेटा, दूसरा ग्रंथ आपका लिखा गया है जिसको तारीख सिंध के नाम से हम जानते हैं। तारीख सिंध के नाम से एक ग्रंथ को जानते हैं। तारीख सिंध किसने लिखा था, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिएगा, इसका नाम जो है, इसका उपनाम जो है तारीख मासूम भी है। तारीख मासूम के नाम से भी इसको जाना जाता है। तारीख मासूम के नाम से भी इस ग्रंथ को जाना जाता है। ठीक है, चलिएगा, एक इसका नाम और है बेटा, देखिएगा,
देखो इस इतिहास के अंदर मध्यकालीन भारत के इतिहास में आप लोगों ने कहीं बुक पढ़ी होगी और कई किताबें आप लोग पढ़ते होंगे। इस ग्रंथ को जो है दो नामों से जाना जाता है। एक किताब में मैंने देखा इसको जिसमें इसको मासूम के नाम से जानता है, और एक किताब है जिसके अंदर मैंने लिखा, यानी कि जिसके अंदर मैंने एनसीईआरटी में इसको पढ़ा, उसके अंदर तारीख मासूमी के नाम से जानते हैं इसको। ठीक है, तो तारीख मासूमी के नाम से भी इसी इतिहास यानी कि इसी ग्रंथ को जाना जाता है, तारीख सिंध को। ठीक है, चलिएगा। इसकी रचना 16वीं शताब्दी के आसपास में की गई थी। मोहम्मद बानी कासमी ने जो है इसके क्या किए थे, मोहम्मद बानी कासमी के आक्रमण के बारे में इसके अंदर जानकारी मिलती है। इस ग्रंथ के अंदर जो है मोहम्मद बानी कासमी के बारे में, आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है। मोहम्मद बानी कासमी से लेकर, लिखिएगा आप लोग, लिख लीजिएगा, आपको लिखने का बड़ा शौक है और लिखना भी चाहिए, तो लिख लीजिएगा एक बार। मोहम्मद बानी कासमी के आक्रमण से लेकर अकबर के शासनकाल तक सिंध का इतिहास लिखा गया है। सिंध के अंदर इतिहास लिखा गया है अकबर के शासनकाल तक। मोहम्मद बानी कासमी से लेकर अकबर के इतिहास तक इसके अंदर लिखा गया है इस ग्रंथ के अंदर। ठीक है, बाकी आगे अन्य ये ग्रंथ जो है मैं भी मेन टॉपिक आपको लिखवा रहा हूं, ये ग्रंथ है, इनके अंदर साक्ष्य मिलता है, उन चीजों के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। बाकी अगली बातें जो है, जिस प्रकार से अगली अपन क्लासें करेंगे, उस समय इनके शासनकाल के अंदर जो भी राजा, जो भी शासक हुए हैं, उनके बारे में तो हम अलग से चर्चा करने वाले हैं, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, चलिएगा। तो देखिएगा तारीख यामिनी के बारे में। अगला लिखिएगा तारीख यामिनी। अगला ग्रंथ है आपका जिसको किसके नाम से जानते हैं बेटा, तारीख यामिनी के नाम से जाना जाता है। तारीख यामिनी, तारीख यामिनी के नाम से किस ग्रंथ को जाना जाता है, तो देखिएगा तारीख यामिनी। तारीख यामिनी का लेखक जो है वो था बेटा अब्बू नास्तर मोहम्मद इब्ना मोहम्मद उल अतवी, यानी कि उल अतवी इसका लेखक था। उल अतवी ने यह ग्रंथ लिखा था, उल अतवी ने यह ग्रंथ लिखा था। इसमें इसके अंदर जो है, इस ग्रंथ के अंदर मोहम्मद गजनवी का वृत्तांत मिलता है। मोहम्मद गजनवी का वृत्तांत मिलता है इसके अंदर, मोहम्मद गजनवी का वृत्तांत मिलता है, यानी कि यात्रा वृत्तांत मिलता है। कहने का मतलब यह है बेटा कि देखिएगा ये जो लेखक आपका जो है, ये लेखक यहां का नहीं था, ये बाहरी लेखक था और ये अरब से आया हुआ लेखक था। तो इसने ये मोहम्मद बानी गजनवी के साथ में यहां पर भारत में आया था। तो उस समय का जो यात्रा वृत्तांत है वो इस उल उतवी ने जो है इस तारीख यामिनी ग्रंथ के अंदर रचित किया था। ठीक है, चलिएगा आगे चले। इसके बाद में देखिएगा तारीख मसूदा, चौथा ग्रंथ है आपका जिसको तारीख मसूदे के नाम से जानते हैं। तारीख मसूदे के नाम से जानते हैं। तारीख मसूदे के अंदर देखिएगा इसका लेखक था अबुल फजल, इसका लेखक था अबुल फजल मोहम्मद बानी हुस्न अली, इसका लेखक था अबुल फजल मोहम्मद बानी हुस्न अली बहारी। मोहम्मद गजनवी तथा मसूदी का इतिहास इसके अंदर लिखा गया था। मोहम्मद गजनवी तथा मसूदी का इतिहास इस ग्रंथ के अंदर लिखा गया था। तारीख आगे लिखिएगा। इसके बाद में पांचवा ग्रंथ लिखा गया बेटा जिसके अंदर देखिएगा तारीख उल हिंद के नाम से जाना जाता है। तारीख उल हिंद के नाम से इस ग्रंथ को जाना जाता है। तारीख उल हिंद के नाम से इस ग्रंथ को जाना जाता है। इस ग्रंथ के अंदर क्या लिखा हुआ है इसके बारे में लिखिएगा। इसका लेखक लिखिएगा, इसका लेखक अबरुहुन मोहम्मद बानी अहमद अलवरनी। तारीख उल हिंद ग्रंथ का लेखक अबरुहुन मोहम्मद बानी अहमद अलवरनी था। मूल रूप से यह ग्रंथ अरबी भाषा में लिखा गया है। मूल रूप से यह ग्रंथ अरबी भाषा में लिखा गया है। मोहम्मद गजनवी का वर्णन इस ग्रंथ के अंदर मिलता है। मुख्य रूप से इस ग्रंथ में मोहम्मद गजनवी का वर्णन मिलता है। अलवरनी की मृत्यु 1038-39 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद में बेटा छठा आपका ग्रंथ है जिसको आप लोग किस नाम से जानते हैं, उसको ताउ अल मासिर के नाम से हम जानते हैं। किसके नाम से बेटा? ताज उल मासिर, ताल उज मासिर के नाम से इस ग्रंथ को जानते हैं।
ताज उल मासिर, ताल उज मासिर के नाम से ग्रंथ को जानते हैं, उस ग्रंथ के बारे में लिखिएगा। इसका लेखक था, इस ग्रंथ का लेखक है शदीर उद्दीन हुस्न निजामी, शदीर उद्दीन हसन निजामी। इस पुस्तक में 1229 ईस्वी तक का भारत की स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। इस ग्रंथ के अंदर 1229 से लेकर भारत के इतिहास के बारे में या फिर भारत के भौगोलिक स्थिति के बारे में पता चलता है। इसके बाद में लिखिएगा 7वां आपका अगला ग्रंथ है जिसका नाम है बेटा ताबकत नासिर, ताबुकत नासिर। और ताबुकत नासिर जो है देखिएगा, ताबुकत नासिर, ताबुकत नासिर ग्रंथ लिखा गया है। इसका लेखक था काजी मिनहोजी। इस ग्रंथ का लेखक है काजी मिनहोजी उस सिराज, काजी मिनहोजी उस सिराज। ताबुकत नासिर ग्रंथ का लेखक है काजी मुनहाल उस सिराज। इस ग्रंथ के अंदर 1358 के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इस ग्रंथ के अंदर 1358 के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है एवं इसके समकालीन सुल्तान इल्तुतमिश व सुल्तान नासरुद्दीन के बारे में जानकारी मिलती है। सुल्तान इल्तुतमिश के बारे में और सुल्तान नासरुद्दीन के बारे में इस ग्रंथ के अंदर जानकारी मिलती है। इसके बाद में एक और लिखिएगा बेटा, 8वां है आपका जिसका नाम है खाजन उल फतह। खाजन लिखिएगा, खाजन उल फतहु। इस ग्रंथ को तारीखे अलाई के नाम से भी जाना जाता है। इस ग्रंथ को तारीखे अलाई के नाम से भी जाना जाता है, इस ग्रंथ का लेखक अमीर खुसरो थे। इस ग्रंथ का लेखक अमीर खुसरो थे। इस ग्रंथ के अंदर सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी से लेकर मोहम्मद बानी तुगलक तक की जानकारी मिलती है। मोहम्मद बानी तुगलक तक की जानकारी मिलती है जो कि 1290 से लेकर 1325 ईस्वी तक, जो कि 1290 से लेकर 1325 ईस्वी में अमीर खुसरो को राजकवि का पद धारण किया हुआ था। राजकवि का पद धारण किया हुआ था। अमीर खुसरो ने इस ग्रंथ के अलावा कई ग्रंथ लिखे हैं। अमीर खुसरो ने इस ग्रंथ के अलावा कई ग्रंथ लिखे हैं जिसमें से पहला ग्रंथ है बेटा, लिखिएगा पहला लगा के, यानी कि नंबर 1 लगा के लिखिएगा, मुफातिल उल फतह। मुफातिल उल फतह के नाम से ग्रंथ लिखा इसने। तुगलकनामा दूसरा लिखा है इन्होंने बेटा ग्रंथ जिसका नाम है तुगलकनामा। तीसरा लिखा है इसने नाहाशपूर। तीसरा ग्रंथ का नाम है बेटा नाहाशपूर। और चौथा ग्रंथ लिखा बेटा इन्होंने जिसका नाम है गुजराती उल कमाल। गुजराती उल कमाल क्या है? चौथा ग्रंथ का नाम गुजराती उल कमाल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में बेटा 5वां ग्रंथ लिखा इन्होंने जिसको देवाल्य रानी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है बेटा? देवाल्य रानी के नाम से इस ग्रंथ को जाना जाता है। आगे लिखिएगा, इसी के अंदर लिखिएगा
यानी कि इस ग्रंथ को थारी की अलाई के नाम से भी जाना जाता है, ये मैंने आपको पहले ही लिखवा दिया है। ठीक है, तो थारी की अलाई इस ग्रंथ की उपाधि है, ये मान के चलिएगा। इसके बाद में बेटा नौवां ग्रंथ है आपका जिससे हमें जानकारी मिलती है, वो जलालुद्दीन वर्णी का जलालुद्दीन वर्णी लिखिएगा, लेखक इसका नाम लिखिएगा जलालुद्दीन वर्णी। जलालुद्दीन वर्णी, जलालुद्दीन वर्णी की तारीख ये फिरोज शाह वर्णी की तारीख ये फिरोज शाह। देखो बेटा कई बार जो है ये सारे लफ्ज जो है उर्दू के हैं, सारे शब्द जो है अगर आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे, लेकिन ये शब्द जो है उर्दू, पारसी और अरबी भाषा के हैं। ठीक है, क्योंकि मैं इस साहित्य का स्टूडेंट रहा हूं इसलिए मुझे पता है कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मानी क्या होता है। यानी कि ये मीनिंग जिस प्रकार से इंग्लिश में, संस्कृत में मीनिंग होती है, उसी प्रकार से उर्दू के अंदर ये मीनिंग है, इसका मानी अलग होता है। मानी का मतलब होता है कि मीनिंग का अर्थ। ठीक है, तो मैं इस साहित्य का स्टूडेंट रहा हूं इसलिए मुझे इस तीन चीजों का पता है। बाकी आप लोगों को अटपटा सा लग रहा होगा कि ये क्या लिखवा रहे हैं। ठीक है, लेकिन बेटा जो ग्रंथ लिखे गए हैं, जो ग्रंथ है मध्यकालीन भारत के इतिहास में जो भी आप पढ़ेंगे उनका नाम ऐसा ही है। अब आपको इसको याद रखना है या नहीं रखना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसे याद रखते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है बेटा, अगर आप इनको ऐसे याद नहीं रख पाते हैं, वे तो मैंने आपको पहला इसका जिस प्रकार से कहते हैं ना कि फिल्म का ट्रेलर पहले दिखा देना चाहिए, तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि आपको मध्यकालीन भारत के इतिहास के स्रोतों के बारे में पता चल जाए कि इन ग्रंथों के माध्यम से हमें मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, इसके बाद में आगे जिस प्रकार से आप लोगों को पता चलेगा कि आगे आपको जो पढ़ाया जाएगा, जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा उसके बाद में आपको पता चलेगा कि मैं इनके जो शासक है ना उनके साथ साथ में भी इन ग्रंथों का जिक्र करता चलूंगा और इन ग्रंथों का नाम आपको आसानी से याद हो जाएगा। अभी आप लोगों को अटपटा लग रहा है, लेकिन आगे चलकर आपको ये सारी चीजें सामान्य लगने लग जाएगी। जब आप मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ते हुए चलेंगे आगे, तो इन चीजों को आप लोग ऐसे समझेंगे कि बिल्कुल सामान्य लैंग्वेज है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको पहले इसको लिखवाया है क्योंकि आप लोगों को जो है इसकी हैबिट डालनी है। ठीक है, यानी कि कठिन लफ्ज जो है उर्दू, पारसी, अरबी के जो लफ्ज हैं इन पर वो आपकी हैबिट बननी चाहिए, तब जाकर आप इनको समझना पाओगे और समझ सकते हो। यानी कि तभी जाकर आप मध्यकालीन इतिहास के जो राजा होते हैं, जो महाराजा होते हैं, उनका नाम आप याद रख पाओगे, जो शासक है उनका नाम आप याद रख पाओगे, अन्यथा आप वैसे नाम भी याद नहीं रख सकते। साथ ही में इनके लेखक का नाम बहुत कठिन है याद रख लेना, और यह सामान्य बात नहीं है कि इनके लेखकों का नाम अपन याद रख पाए, लेकिन बेटा कोशिश करना है कि पहली बार में अगर याद हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो आगे मैं आपको समझाऊंगा वो तो दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि साथ साथ शासक पढ़ते चलेंगे, साथ साथ इनके ग्रंथ पढ़ते चलेंगे, इनकी जीवनियों के बारे में पता चलता रहेगा, किसकी पत्नी किसके साथ में भागती है, किसके साथ में विवाह करती है, किस प्रकार की कहानी होती है, सारी चीजें पढ़ेंगे वैसे तो। ठीक है, चलिएगा। इसके बाद में देखिएगा जलालुद्दीन वर्णी वो तारीख के फिरोजा शाह, यानी कि जलालुद्दीन वर्णी की, तारीख का मतलब इतिहास होता है बेटा, हमेशा ध्यान रखना, तारीख का मतलब क्या होता है, तारीख का मतलब इतिहास होता है या फिर समय अवधि होती है, उस समय की अवधि यानी कि उस समय का इतिहास। ठीक है, तो इसके अंदर देखिएगा इसका लेखक था जलालुद्दीन वर्णी, इस ग्रंथ का लेखक था जलालुद्दीन वर्णी, इस ग्रंथ का लेखक था जलालुद्दीन वर्णी। इस ग्रंथ के अंदर मोहम्मद तुगलक तथा फिरोज शाह तुगलक के बारे में, लिखेगा मोहम्मद तुगलक तथा फिरोज तुगलक का समकालीन ये ग्रंथ है और इन्हीं के बारे में इनकी चर्चा, इन्हीं के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है। इस ग्रंथ के अंदर मोहम्मद तुगलक और फिरोज तुगलक के बारे में ही जानकारी मिलती है। इसके बाद में बेटा 11वां ग्रंथ है आपका जिसका नाम 10वां ग्रंथ है आपका जिसका नाम है बेटा शख्सियत-ए-सिराज। शख्सियत का मतलब वो व्यक्ति यानी कि इंसान। ठीक है, तो उस व्यक्ति यानी कि शख्सियत-ए-सिराज अफीक की तारीख फिरोज शाह, अफीक की तारीख फिरोज शाह, अफीक की तारीख फिरोज शाह। देखिएगा बेटा इसका लेखक था, इस ग्रंथ का लेखक था, ये लेखक बड़ा उस्ताद है क्योंकि ग्रंथ के नाम के साथ में अपना नाम देता है हमेशा, और इससे परेशानी नहीं होगी क्योंकि इसका पता है कि फिरोज शाह तुगलक इसका लेखक है। तो लिखिएगा इस ग्रंथ का लेखक है अफीफ सुल्तान, पूरा नाम देखना उसका क्या है, अफीफ सुल्तान फिरोज शाह तुगलक।
अफीफ सुल्तान फिरोज शाह तुगलक इस ग्रंथ का लेखक है। फिरोज तुगलक के शासनकाल की जानकारी इस ग्रंथ से मिलती है। फिरोज तुगलक के शासनकाल की जानकारी इस ग्रंथ से मिलती है। आगे लिखिएगा 11वां, यानी कि ये आपके 10 ग्रंथ हुए। इसके बाद में आपका 11वां ग्रंथ है बेटा, एक है 11वां ग्रंथ है जिसके अंदर फतह फिरोजा शाह के बारे में लिखा हुआ है। यानी कि किसके बारे में बेटा? फतूहत फिरोज शाह। फतूहत फिरोज शाह। फतूहत फिरोज शाह ग्रंथ के अंदर किसके बारे में जानकारी मिलती है? लिखिएगा इस ग्रंथ का लेखक स्वयं सुल्तान फिरोज तुगलक था। इस ग्रंथ का लेखक स्वयं सुल्तान फिरोज तुगलक था। इसके अंदर वर्णन भी इसी के बारे में मिलता है और इस ग्रंथ के अंदर वर्णन भी इसी का मिलता है। इस ग्रंथ के अंदर वर्णन भी इसी का। इसके बाद में बेटा आपका अगला ग्रंथ है जिसमें लिखिएगा सूरत ए फिरोज शाह। सीरत ए फिरोज शाह। सीरत ए फिरोज शाह, इसके बारे में लिखिएगा इसका लेखक का नाम अज्ञात है। इस लेखक का नाम अज्ञात है, यानी कि इसका नाम पता नहीं है। फिरोज शाह तुगलक के बारे में इस ग्रंथ में भी फिरोज शाह तुगलक के बारे में जानकारी मिलती है। इस ग्रंथ की रचना 1370 ईस्वी के आसपास की गई थी। इस ग्रंथ की रचना 1370 ईस्वी के आसपास की गई थी। अगला ग्रंथ लिखिए बेटा 13वां, जिसका नाम क्या है? इसका नाम है फतूउश सुल्तान। फतूउश सुल्तान। इसमें लिखिएगा इस ग्रंथ का लेखक का नाम ख्वाजा अब्बू फक्र इसामी है। इस ग्रंथ के लेखक का नाम ख्वाजा अब्बू फक्र इसामी है। इस ग्रंथ की रचना 1349 ईस्वी में की गई थी। इस ग्रंथ की रचना 1349 ईस्वी में की गई थी। इस ग्रंथ के अंदर मोहम्मद तुगलक के बारे में जानकारी मिलती है। इस ग्रंथ के अंदर मोहम्मद तुगलक के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद में लिखिए बेटा 14वां ग्रंथ है आपका, जिसका नाम है किताबे उल राहुल। किताबे उल राहल के नाम से एक ग्रंथ है। लिखिएगा बेटा इस ग्रंथ का लेखक इब्नु बतूत। इस ग्रंथ का लेखक इब्नु बतूत है जिसने अपनी यात्रा वृत्तांत लिखा है। लगभग 1355 से लेकर 56 ईस्वी में यह ग्रंथ पूरा किया गया था। लगभग 1355 से 56 ईस्वी में यह ग्रंथ पूरा किया गया था। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में यह व्यक्ति भारत आया था। इसके बाद में लिखिए बेटा 15वां आपका जो लेखक है
या ग्रंथ है उसका नाम है तारीख मुबारक साहा। इस ग्रंथ का नाम है तारीख मुबारक साहा। तारीख मुबारक साहा के बारे में इस ग्रंथ का लेखक है जुहूबानी अहमद अब्दुल्ला सरहिंद। इस ग्रंथ का लेखक है जुहूबानी अहमद अब्दुल सरहिंद है। इस ग्रंथ के अंदर मोहम्मद गोरी से लेकर सैयदवंत के तीसरे सुल्तान मोहम्मद तक, सैयद वंश के तीसरा सुल्तान मोहम्मद तक के शासनकाल के बारे में विवरण मिलता है। इसके बारे में यहां पर जानकारी मिलती है। इसके बाद में बेटा लिखिएगा 16वां ग्रंथ है आपका जिसका नाम है वाकियत मुश्तिक। वाकियत मुश्तिक और तारीख मुसलक के नाम से भी इसको जाना जाता है। मुसलक यानी कि इसका उपनाम है, लेखक है इसका। लिखिएगा इस ग्रंथ का लेखक है शेख रज्जुकुल मुस्तक इस ग्रंथ का लेखक है। इस ग्रंथ की रचना 1491 से लेकर 1581 ईस्वी के बीच में हुई थी। वाकियत मुश्कित में बहलाल लोदी से लेकर वाकियत मुस्तक में बहलाल लोदी से लेकर अकबर तक की घटनाओं का उल्लेख मिलता है। बहलाल लोदी से लेकर अकबर तक की घटनाओं के बारे में यहां पर बेटा उल्लेख मिलता है इस ग्रंथ के अंदर। आगे लिखिएगा 17वां ग्रंथ है आपका जिसका नाम है बेटा तारीख सुल्तान ए अफगानी। तारीख सुल्तान ए अफगानी के बारे में जानकारी मिलती है बेटा। इसके बारे में लिखिएगा इस ग्रंथ का लेखक है अहमद यादगार है। इस ग्रंथ का लेखक अहमद यादगार है। इस ग्रंथ को तारीख साहा भी कहा जाता है। इस ग्रंथ को तारीख साहा के नाम से भी जाना जाता है। इस ग्रंथ में बहलाल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी तथा शेर शाह, इस्लाम शाह, फिरोज शाह और आदिल शाह और इब्राहिम सूरी, बाबर, हुमायूं और अकबर आदि के बारे में जानकारी मिलती है। आदि के बारे में अकबर तक की जानकारी मिलती है। कहां से लेकर? बहलाल लोदी से लेकर अकबर तक की जानकारी इस ग्रंथ के अंदर मिलती है बेटा। ठीक है, इस ग्रंथ का नाम है तारीख सुल्तान ए अफगानी। तारीख सुल्तान अफगानी के नाम से इस ग्रंथ को जाना जाता है। इसके बाद में अगला ग्रंथ है आपका बेटा जिसका नाम क्या है? इस ग्रंथ का नाम है आपका, इसका नाम है मखजन ए अफगानी। इस ग्रंथ का नाम क्या है? मखजन ए अफगानी। मखजन ए अफगानी का नाम से इस ग्रंथ को जाना जाता है। इस ग्रंथ के बारे में देखिएगा, इस ग्रंथ का लेखक नियमित उल है। इस ग्रंथ का लेखक नियमित उल है
इस ग्रंथ में दिल्ली अफगानी सुल्तानों के बारे में जानकारी मिलती है। दिल्ली अफगानी सुल्तानों के बारे में जानकारी मिलती है, जो कि 1609 ईस्वी में यह ग्रंथ लिखा गया था, जो कि 1609 तक की इस ग्रंथ में जानकारी मिलती है। इसके बाद में लिखिए बेटा 19वां नंबर का एक ग्रंथ है आपका, जो आज की क्लास का अंतिम ग्रंथ होगा। इसके अंदर देखिएगा तारीख, इस ग्रंथ का नाम है बेटा तारीख दाऊद। तारीख दाऊद के नाम से ग्रंथ लिखा गया है। तारीख दाऊद के अंदर क्या लिखा हुआ है, इसका लेखक कौन है, लिखिएगा एक बार। इस ग्रंथ का लेखक है अब्दुल है। इस ग्रंथ का लेखक अब्दुल है। इस ग्रंथ के अंदर बहलोल लोदी से दाऊल शाह यानी कि 1517 ईस्वी से लेकर बंगाल के सुल्तान तक के समय का वर्णन इस ग्रंथ के अंदर मिलता है। कहां तक का जानकारी मिलती है बेटा, इसमें बहलोल लोदी से दाऊद शाह लोदी तक की जानकारी इस ग्रंथ के अंदर मिलती है, यानी कि 1517 तक के ग्रंथ आपके यहां तक कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद में बेटा 1517 तक के ग्रंथ कंप्लीट है। इसके बाद में देखो, इसके बाद में मुगल कालीन भारतीय इतिहास के, अब ये तो हो गए आपके सल्तनत काल के, यानी कि सल्तनत काल के या सुल्तान काल, जो भी आप काल बोलते हैं, सल्तनत काल आप इसको बोलते हैं। तो सल्तनत काल के समय के जो ग्रंथ है बेटा, वो ग्रंथ तो हो गए आपके कंप्लीट, ठीक है, वो ग्रंथ तो क्या हो गए आपके कंप्लीट हो गए हैं। और इसके बाद में आप लोगों को पता चलेगा, और मैं आप लोगों को लिखवाऊंगा, जिसके अंदर देखिएगा आप लोगों को जो है मुगल यानी कि मुगल काल में भारतीय इतिहास के बारे में जो जानकारी मिलती है, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मुगल काल के अलग ग्रंथ है, ये आपके सल्तनत काल के ग्रंथ है, ठीक है। तो एक बार दोबारा सिरसरी निगाहों से एक बार दोबारा मिलान कर लीजिए, आपकी कॉपी खोल लीजिएगा, या फिर एक बार आप मेरे साथ के साथ रिवीजन करते चलिएगा। देखिएगा पहला आपका ग्रंथ है जिसका नाम है चचनामा, तारीख हिंद व सिंध के नाम से भी इसको जाना जाता है। दूसरा तारीख सिंध है, जो तारीख मासूमियन के नाम से इसको जाना जाता है। तीसरा आपका ग्रंथ है जिसको तारीख यामुनी के नाम से जाना जाता है। और चौथा आपका ग्रंथ है जिसको तारीख मासूदी के नाम से जाना जाता है। पांचवा ग्रंथ है आपका तारीख उल हिंद के नाम से जाना जाता है। छठा ग्रंथ है जिसको ताज उल मासूर के नाम से जाना जाता है। और सातवां ग्रंथ है जिसको ताबुक नासिर के नाम से जाना जाता है। और आठवां ग्रंथ है जिसको खजाइन उल फतह के नाम से जाना जाता है, जिसको तारीख अलाई भी कहा जाता है। इसके बाद में नौवां ग्रंथ है जिसमें जलालुद्दीन बरनी के तारीख फिरोज शाह के बारे में जानकारी मिलती है। शख्सियत ए सिरोज यानी कि अफीक का तारीख है, फिरोज शाह के बारे में जानकारी, यह भी ग्रंथ उसी का है। इसके बाद में फतहुल फिरोजा शाह के बारे में जानकारी मिलती है, यानी कि इसके बाद में अगला ग्रंथ है जिसको सिरात ए फिरोज शाह के नाम से जानते हैं। इसके बाद में फतहुल उस सुल्तान के नाम से भी एक ग्रंथ है जिसको भी अपन जानते हैं। इसके बाद में किताबे उल रहाल के नाम से एक ग्रंथ लिखा गया है। तारीख मुबारसावाद के नाम से एक ग्रंथ लिखा गया है। इसके बाद में वाकियत मुस्तक के नाम से एक ग्रंथ लिखा हुआ है। इसके बाद में तारीख सुल्तान ए अफगानियों के नाम से भी एक ग्रंथ लिखा हुआ है। इसके बाद में देखिएगा यानी कि मखजन ए अफगानी के नाम से भी एक ग्रंथ लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद में आपका अंतिम जो था उसका नाम है तारीख दाऊदी। तारीख दाऊदी के नाम से भी एक ग्रंथ लिखा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट ग्रंथ है ये भी, ठीक है। तो इस प्रकार से 1517 तक के ग्रंथ जो है आपके कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद में अगली क्लास में हम बात करेंगे मुगल कालीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में। यह था आपका सल्तनत काल के भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी। अब पढ़ेंगे मुगल काल के बारे में, ठीक है। तो उसके बाद में मुगल काल के बाद में इसको समाप्त कर देंगे, यानी कि स्रोत इन्हीं के आधार पर मुगल काल में, सल्तनत काल में इन ग्रंथों के आधार पर इतिहास लिखा गया था। मुगल काल में जो ग्रंथ मैं आपको पढ़ाऊंगा उनके आधार पर इतिहास लिखा गया था। तो ये सारी जानकारी आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और साथ ही में आप लोग आपके YouTube चैनल को प्यार और प्रेम देते रहिएगा। और क्लास कैसी रही आप लोग सभी कमेंट करके बताएंगे। और इस क्लास में काफी सारी बाधाओं का सामना हमें करना पड़ा, कई बार जो है लाइट भी जा चुकी है और कई सारी समस्याएं आपको झेलनी पड़ी, उसके लिए समझ आऊंगा। और अगली क्लास में फिर आप लोगों से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।